इलेक्टिव सब्जेक्ट इन सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस। तो जब से आप लोगों का रिजल्ट आया है और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया है और अब वो प्रोफेशनल में गए हैं, उनका एक कॉमन क्वेश्चन है कि सीएस प्रोफेशनल में अब हमें कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, दोनों आपको इलेक्टिव सिलेक्ट करना है, तो कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, वो एक कॉमन क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में। अब क्या होता है कि जो स्टूडेंट है जो एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में गया है, वो पहली बार ऐसा कोई सब्जेक्ट देखता है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें उसको खुद को ऑप्शन मिलता है 4-5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तक तो क्या था, इंस्टीट्यूट ने कुछ सब्जेक्ट दिए थे, वो अपने को पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो क्या करता है, ICSI के वेबसाइट पे जाता है, नंबर ऑफ पेजेस देखता है, जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके नंबर ऑफ पेजेस देखता है मॉड्यूल में, जिसमें सबसे कम पेज है वो सिलेक्ट कर देता है। मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो बेसिकली एक मिस्टेक है जो मैंने किया था जब मैं CS प्रोफेशनल के लिए अपीयर कर रहा था। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, मतलब 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तभी एक ही था। तो मैंने क्या किया था, सेम जो मैंने पहले आपको बताया कि मैंने मॉड्यूल सारे देखे, सबसे छोटा मॉड्यूल तब था फॉरेंसिक ऑडिट का, बहुत छोटा मॉड्यूल था तब एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, फॉरेंसिक ऑडिट ले लिया। बट बाद में जैसे जैसे पढ़ाई शुरू हुई, लेक्चर शुरू हुए, मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल था फॉरेंसिक ऑडिट और हमें उसका विजिबिलिटी नहीं था कि कैसे पढ़ना है। फिर बाद में जाके मैंने उसको चेंज किया फ्रॉम फॉरेंसिक ऑडिट टू इंसॉल्वेंसी लॉ, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मॉड्यूल 2 में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी लॉ है, तो मैंने स्विच कर दिया। तो ये एक मिस्टेक था, फॉर्चुनेटली मैंने सही टाइम पे उसको रियलाइज़ किया और फिर मैंने स्विच कर लिया फॉरेंसिक ऑडिट से इंसॉल्वेंसी लॉ में। अब ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक इसका रीज़न है कि ये दोनों इलेक्टिव सब्जेक्ट ओपन बुक है, मतलब इसमें जो एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप सोच के देखो, आपके प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में टोटल आपके जितने सब्जेक्ट्स है उसमें 2 तो आपको ओपन बुक है, जो आपको याद नहीं करना है, जो आपको पढ़ना नहीं है एटलीस्ट। दूसरे सब्जेक्ट की तरह इसमें आपको आंसर्स याद नहीं करने, फॉर्मूला याद नहीं करने, जो भी टेक्निकल है मैथ्स वगैरह, इसमें आपको कुछ आने नहीं वाला है। तो इसके लिए आपके पास जो एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है कि ओपन बुक है, तो आपको अच्छे से उसका अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपका अटेम्प्ट तो निकल ही सकता है, बट आपको रैंक भी आ सकता है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है, पूरे 200 मार्क है आपके पास। आप सोच के देखो, अगर आप दोनों में एग्जाम्शन स्कोर कर लेते हो तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपका स्ट्रेंथ नहीं होगा, वीकनेस होगा, तो वो आपको ये सब्जेक्ट हेल्प करेगा आपका प्रोफेशनल क्लियर करने में, प्लस आपके रैंक के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जब हम इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बच्चे नंबर ऑफ पेजेस देख लेते हैं, जैसे मैंने भी देखा था। बट अब जैसे मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा एग्जाम भी क्लियर हो चुका है, प्लस मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से फैक्टर देख के आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना चाहिए। पहले मैं आपको फैक्टर बता देता हूँ ताकि आप आपका चॉइस खुद ले सको। फिर वीडियो के एंड में मैं अपना सजेशन बताऊंगा कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कौन से सब्जेक्ट लेता और क्यों लेता। तो 2 फैक्टर का आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको एग्जाम में अपीयर करने के लिए ईजी हो, मतलब ज़्यादा इसमें मेहनत ना करनी पड़े, मेहनत तो करनी पड़ेगी बट इतना नहीं जितना दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हो जिसमें आपको याद रखना है। तो एक आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ईजी होना चाहिए। सेकंड, सिर्फ शॉर्ट टर्म में ईजी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट आपने ले लिया जो अभी ईजी है बट आगे जाके 5, 10, 15 ईयर्स डाउन द लाइन आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो 2 चीज़ ध्यान रखना है। पहला तो आपका ये है कि एग्जाम में कौन सा ईजी और स्कोरिंग है, और दूसरा लॉन्ग टर्म में आपको कौन सा सब्जेक्ट हेल्प करेगा। अब ये तो फैक्टर मैंने आपको बता दिए जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर स्टूडेंट होता, या फिर अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन सा लेना चाहिए सब्जेक्ट इलेक्टिव, तो कौन सा लेना चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट ये प्योरली मेरा ओपिनियन है, बेस्ड ऑन कि मुझे कौन से फील्ड में लॉन्ग टर्म में स्कोप दिखता है। अगर आपको लगता है कि ये फील्ड में लॉन्ग टर्म में स्कोप नहीं है, जो मैं आपको भी बताऊंगा सब्जेक्ट में, तो आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो। ये कंप्लीटली मैं आपको मेरा रिकमेंडेशन शेयर कर रहा हूँ, बट फाइनल डिसीजन आपको इवेल्युएट करके लेना है कि लॉन्ग टर्म में आपको किस में ज़्यादा स्कोप दिखता है। अब डिटेल में जाते हैं। अब ग्रुप 1 में आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है ग्रुप 1 का इलेक्टिव। सिमिलरली ग्रुप 2 में आपके पास 5 ऑप्शन है जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है इलेक्टिव। तो टोटल आपके पास इन शॉर्ट 9 ऑप्शन है और 9 में से आपको 2 सिलेक्ट करना है। तो हम अब ग्रुप बाई ग्रुप्स देखेंगे कि ग्रुप 1 में कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और ग्रुप 2 में कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले ग्रुप 1 का बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है CSR एंड सोशल गवर्नेंस का, उसके बाद सेकंड इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट है, थर्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये 4 आपके पास ऑप्शन है ग्रुप 1 में। अब ग्रुप 1 में मेरे हिसाब से आपको CSR एंड सोशल गवर्नेंस ये वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। और जैसा मैंने बोला, अब हम इसको दोनों तरीके से इवेल्युएट करते हैं कि कैसे एग्जाम के लिए भी ये आसान होगा और कैसे लॉन्ग टर्म में भी आपको इसका बेनिफिट होगा।
अब ये जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल गवर्नेंस, इसमें जो CSR का पार्ट है वो आप सोच के देखो, अभी आप प्रोफेशनल में हो बट आपने एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी पढ़ा है। सेक्शन 135 जो कंपनीज एक्ट का है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, प्लस आप प्रोफेशनल में भी जब अपीयर करोगे कंपनी लॉ आप वापस से पढ़ोगे, तो सेक्शन 135 आप ऑलरेडी पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेश पढ़ना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। और अगर आप ट्रेंड देखोगे थोड़ा ICSI का कि क्या हो रहा है, जो ओपन बुक सब्जेक्ट है उसमें से बहुत बार ICSI बाहर का पूछ लेता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मॉड्यूल में उसी में से आ रहा है, बाहर का क्वेश्चन पूछ लेगा टू टेस्ट योर नॉलेज कि आपको कितना नॉलेज है वो सब्जेक्ट के बारे में। तो अब सोच के देखो, ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आपको बाहर का पूछ लिया तो भी आपको नॉलेज तो होगा, क्योंकि आपने CSR की पढ़ाई वैसे भी की है, एग्जीक्यूटिव में थे तब, प्रोफेशनल में अब जब आए हो तो अब वापस से आप पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है वो टॉपिक के बारे में, आपको आइडिया होगा। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोविजन, रूल, लिमिट्स जो है CSR की, कमिटी कंपोजिशन है, ये सारा तो आपको बाय हार्ट पता होगा, तब जाके आप एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में आए हो। तो एकेडमिक वाइज ये वाला बेनिफिट है कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि CSR ऐसा चीज़ है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और वापस पढ़ोगे प्रोफेशनल में। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म वाइज इसका बेनिफिट बताता हूँ। जैसे मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ 2-3 साल से, तो एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन जो मेरा ये है कि ये जो CSR है उसमें काम बढ़ता ही जा रहा है। मतलब आप देखोगे रेगुलेटरी साइड से CSR में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा गवर्नेंस ला रही है, नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं, प्लस जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है। तो कंपनीज क्या कर रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC, ICI, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो CSR का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो अमाउंट है, जैसे आपको प्रोविजन पता होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो कंपनी को स्पेंड करना है, ऐसे CSR। अब वो अमाउंट इतना बड़ा है, आप सोच के देखो, इतना बड़ा अमाउंट कंपनी कोई भी लेमैन को नहीं देगी, राइट, हैंडल करने के लिए। तो वो कोई प्रोफेशनल हैंडल करेगा कि कहाँ पे स्पेंड करना है, गवर्नमेंट को कैसे रिपोर्ट करना है, एनुअल रिपोर्ट में कैसे बनाना है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो CSR है उसकी एक अलग टीम बनते जा रही है, और इसके अंदर किसको हायर कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे इसमें कंपनी सेक्रेटरीज जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जा रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मार्केटिंग टीम वाले लोग भी जा रहे हैं, इसमें लॉयर्स भी जा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक पूरा नया फील्ड बन रहा है। ऐसा कंपनी सेक्रेटरी आप CSR प्रोफेशनल की तरह भी काम कर सकते हो CSR टीम में। अब ग्रुप 2 पे आते हैं, पहले देख लेते हैं इसमें आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस है। सबसे पहला सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, उसके बाद GST, थर्ड है लेबर लॉस, फोर्थ है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, और लास्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अब मेरे हिसाब से ग्रुप 2 में आपको IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो सब्जेक्ट है वो लेना चाहिए। अब वापस ग्रुप 1 की तरह इसमें हम दोनों तरीके से देख लेते हैं कि क्यों मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले एकेडमिक वाइज देखते हैं। एकेडमिक वाइज आपको क्या देखना है, जो आपका सिलेबस है, अगर आपने देखा होगा एक बार प्रोफेशनल का, तो आपका जो मॉड्यूल 2 है, जो ग्रुप 2 उसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। तो उसमें इसका सब पार्ट ऑलरेडी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट के लिए फ्रेश पढ़ाई करनी पड़ेगी, अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कुछ पार्ट जो ये सब्जेक्ट क्या है आप वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ोगे, ये होगा एकेडमिक वाइज। बट इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म आप सोच के देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो है उनका एक अलग ही पूरा फील्ड बन रहा है। ऐसा आज के टाइम पे ऐसा सिचुएशन है, जो कंपनी सेक्रेटरीज है, CA, CS और CM में बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम कर रहा है। तो इसमें भी आपको दोनों तरीके से बेनिफिट हो रहा है। एकेडमिक वाइज आपको पूरी तरीके से नई चीज़ नहीं पूछने वाला है। आपका जो ग्रुप 2 है उसके अंदर ऑलरेडी सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। तो उसमें आप ऑलरेडी पढ़ोगे, बाय हार्ट करोगे, क्योंकि वो तो आपको लिखना है, वो ओपन बुक नहीं है। तो आपको वहाँ पे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब कुछ आप करोगे। तो वो जो एफर्ट्स है वो आपको यहाँ पे काम आ जाएंगे। क्योंकि अगर कुछ बाहर से पूछ लेता है, मॉड्यूल के बाहर से, तो आपको आइडिया तो होगा ही, क्योंकि ग्रुप 2 के लिए CRVI के लिए आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो ये बेनिफिट हो गया एकेडमिक वाइज, और लॉन्ग टर्म वाइज भी काफ़ी अच्छा स्कोप है एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 सब्जेक्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बट फाइनल डिसीजन आपको लेना है। जैसा मैंने आपको बताया, मुझे लॉन्ग टर्म में ये दोनों फील्ड में ज़्यादा स्कोप लगता है, और मुझे ऐसा लगता है एकेडमिक वाइज भी ये दोनों थोड़े ईजी है। बट अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई और सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोप है, कोई और फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।